बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़ में मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। नाज़रीन, बलूचिस्तान के हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। जी नाज़रीन, बलूचिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए और फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी ऐसी ही सूरत हाल है, जिसकी वजह से बिलाखिर इलेक्शन कमीशन को बड़ा फैसला करने के लिए बड़ी बैठक बुलानी पड़ी है। जी नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन को बड़ी बैठक बुलानी पड़ी है और इस बैठक में क्या हो सकता है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के में जो अमन अमान की सूरत हाल है वो कैसी है, और फिर एक उम्मीदवार यानी कौमी असम्बली का जिसका ताल्लुक मुबैना तौर पर पीटीआई से बताया जाता है, वो भी अपनी जान से गया। अब नाज़रीन, ये तमाम मामला क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा जज बशीर के हवाले से, जज बशीर की चालाकियां और फिर ये जो तोशाखाना तहफ़ का केस था, इसके हवाले से भी कुछ हक़ाइक़ आपके मद्देनजर रखनी है। लेकिन इससे पहले आपसे एक इल्तमास है, मेहरबानी करें, अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और आपसे इल्तमास है कि मेरे व्लॉग को मेहरबानी करके लाइक ज़रूर किया करें और शेयर भी कर दिया करें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। नाज़रीन, कुछ ही आदिल होते हैं जिनके ज़मीर नादिम होते हैं, वो कुछ भी गलत नहीं करते, वो कुछ गलत कर भी नहीं सकते, इसलिए कि वो जिंदा ज़मीर होते हैं, इसलिए कि उनकी सोच, उनका शऊर जिंदा होता है। जब जरूरत पड़ती है तो वो कुर्सी को भी ठोकर मार देते हैं, वो बिकते नहीं है, वो बिकाऊ माल नहीं होते। लेकिन यहाँ पर टके टोकरी बिक रहे हैं जजिस। कैसे, आपको पता है, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी, क्योंकि वो जानते हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं किया जा सकता। एक पॉलिटिशियन करप्शन करे और करप्शन ना भी करे, अगर इस्टेब्लिशमेंट को उसे दबाना है तो यही निज़ाम अदल उसको दबोच लेता है। कल यही इमरान खान और इसी इमरान खान के एक ज़ाहिर है कि चीफ एग्जीक्यूटिव तो यही थे ना, और फिर इसी इमरान खान का उमर अता बंदियाल, इसी इमरान खान का जस्टिस गुलजार क्या क्या खेल नहीं खेल रहे थे, क्या क्या तमाशे नहीं कर रहे थे। जस्टिस साकिब निसार क्या क्या तमाशे नहीं कर रहे थे। जमीन तो इनके बिकते ही हैं, लेकिन इन्होंने टकों में इंसाफ बेचा। सुप्रीम कोर्ट की मतलब एक इतने बड़े मनसब पे बैठकर इन्होंने जिस तरीके से एक जुमा बाजार लगाया, शर्म आती है निज़ाम अदल पे कि हमारे मुल्क का निज़ाम अदल ऐसा भी है। तो फिर मैं क्यों ना कहूं कि मेरे देश के आदिल, मैं तेरे अदल पे नादिम हूं, तू है कि नहीं। तो मसला ये है कि हम बात कर रहे हैं जज मोहम्मद बशीर की। एहतसाब अदालत के जज हैं मोहम्मद बशीर साहब, जिन्होंने, ये एक ख़ास किस्म के जज हैं, इसीलिए ये ख़ास लोगों को ही सज़ा सुनाते हैं, इसलिए कि वो जो ख़ास लोग हैं वो उनको टारगेट करना चाहती है इस्टेब्लिशमेंट, और ये उनके चमचे हैं। तो इसलिए कवानीन को, इंसाफ के तकाज़ों को और यकसा जो है वो एक इंसाफ की फरहमी के जो होते हैं वो, और इजहार राय के मामला, और फिर फ्री ट्रायल का जो आईनी हक है, उसको भी ये रोंद कर चले जाते हैं। इनको कोई नहीं रोक सकता जनाब, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब जरा तमाशा देखिए, जरा ये हकायक है, ये तारीख बोल रही है। तारीख बोल रही है कि जज मोहम्मद बशीर की पहली तोसी 2015 में हुई। जज मोहम्मद बशीर को पहली तोसी 2015 में दी गई, और फिर इसी तोसी के बाद 2018 में इन्होंने, यानी नवाज शरीफ ने इसको 2015 में तोसी दी, और 2018 में इसी जज मोहम्मद बशीर ने इसी नवाज शरीफ को, इसी मरियम नवाज को, इसी कैप्टन सफदर को, उनके बच्चों को रगड़ दिया, सजाएं सुना दी। 14 साल, अरबों रुपए की करप्शन, वही जो आज इमरान खान को सजा सुनाई है। ये यूं पलट रहा है सब कुछ। और उसके बाद क्या हुआ, मजेदार बात अब आ रही है, जरा इसको जरा चस्का लेके देखें। ये है जी 2021, जज मोहम्मद बशीर साहब को 2021 में आखिरी एक्सटेंशन जो उसको मिला, जो आखिरी तोसी मिली, वो बाहैसियत वजीर आजम इमरान खान साहब ने दी थी। जनाब, ये इमरान खान साहब ने इनको तोसी दी थी, और यानी तोसी दी उसको 2021 में, और फिर 2024 में सज़ा सुना दी गई। नवाज शरीफ ने तोसी दी 2015 में, और फिर 2018 में सज़ा सुना दी गई। साहब बड़े ईमानदार हैं साहब जी, जज मोहम्मद बशीर साहब इतने ईमानदार हैं कि मतलब काउंटिंग के बड़े पक्के हैं। देखें ना, 2015, 2018,
15, 16, 17, 18 3 साल इसने पूरे किए। यहाँ 2021 में तोसी दी, 2024 3 साल पूरे रखे इसने, हक के नमक अदा जरूर किया इसने। अब इसने सजा सुना दी। और फिर इस केस की जो और कमाल महारत है वो ये है कि 21 जनवरी यानी इस पे जो 9 जनवरी को मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद हुई। ये तारीख याद रखिएगा, 9 जनवरी इसी साल इसी महीने की 9 जनवरी को मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद होती है। मुल्ज़मान सेहत जुर्म से इनकार करते हैं, प्रोसीडिंग शुरू होती है, फिर केस 1 वे चला जाता है। फिर इमरान खान के कुछ वकला अपना हाथ साफ करते हैं और फिर जिस मैंने कहा पीटीआई सारी एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में चली गई है। पीटीआई गई, पीटीआई बढ़ गई। इमरान खान के अपने लोगों ने पीटीआई बेच दी, मुफ्त में बेच दी, इन सजाओं के बदले में बेच दी। सजाएं भी दो और ये हमसे पार्टी भी ले लो। इसलिए इमरान खान को ये सजा मिलनी चाहिए कि जिस तरीके से इन्होंने जिस तरीके से इन्होंने पार्टी बनाई, जिस तरीके से चलाई, जिस तरीके से जनरल पाशा, जनरल शुजा पाशा, जनरल फैज हमीद, किस किस के नाम लूं, जनरल बाजवा, जनरल राहिल शरीफ, जनरल साकिब, अपना चीफ जस्टिस साकिब निसार, चीफ जस्टिस गुलजार, चीफ जस्टिस बंदियाल, किस किस का नाम ले। और उधर जस्टिस अमीर भट्टी साहब लाहौर हाई कोर्ट वाले, और उधर पेशावर में अंधेर नगरी मची हुई थी। कानून मतलब इंसाफ में हमने देखा मिनटों में दर्जनों केसों में जमानतें हो रही थी। इमरान खान साहब घर से निकल रहे, अपनी मसरूफियात है, लेकिन हाई कोर्ट के जज साहबान 11 बजे तक बैठकर इमरान खान का इंतजार करते रहे। तो आज इमरान खान को इमरान खान के साथ जो हो रहा है कुछ बुरा नहीं हो रहा, अच्छा हो रहा है। जो बोया इमरान खान ने आज इमरान खान काट रहा है। अब आ जाए जी यहाँ पर मतलब 22 रोज के अंदर यानी 22 रोज बाद 9 जनवरी को फर्द जुर्म आयद होती है और फिर 31 जनवरी को सजा भी सुना दी जाती है। मामला यहीं पर भी खत्म नहीं होता। अब जरा आ जाए दूसरी तरफ। ये हैं जी 19 दिसंबर 2023 को तोशाखाना ताइफ का रेफरेंस दाखिल किया गया। ठीक है जी, तोशाखाना ताइफ का रेफरेंस दायर किया गया और 1 माह 12 दिन में फैसला भी सुना दिया गया, जबकि इनके पास 90 डेज का ऑप्शन मौजूद होता है। लेकिन इनको बड़ी जल्दी थी, बड़ी जल्दी इसलिए थी कि आगे इलेक्शन थे। इलेक्शन की वजह से और जाहिर है पीटीआई को एक डेड हॉर्स डिक्लेयर करना था, पीटीआई को खत्म करना था, पीटीआई को स्मैश करना था, इसलिए ये सब कुछ किया गया। अब नाज़रीन आ जाए हम दूसरी तरफ। इमरान खान का तो जो होना था वो हो चुका। अक्सर ही हम लोग कहते हैं कि हाथों की बांधी गिरें कभी कभी दांतों से खोलनी पड़ती हैं। आप अपनी राहों में इतने कांटे मत बिछाएं कि आप खुद उन पर गुजर भी ना सकें। आप दूसरों की तौहीन तजलील इस कदर मत करें कि कल जब आप पे बुरा वक्त आए तो कोई आपके साथ खड़ा होने वाला भी ना हो। जी नाज़रीन, आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ को सजा सुनाई गई तो पीटीआई ने जश्न मनाए थे, मिठाइयां तकसीम हुई थी। आज क्या है? आज ये तो अच्छी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल की तरफ से इस तरह का कोई जेस्चर नहीं दिया गया और नहीं दिया जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। बल्कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को समझना चाहिए कि हम किसके हाथों में खेल रहे हैं, हम किसके मोहरे बने हुए हैं, हमारी अपनी हैसियत क्या है, हमारी अपनी शनाख्त क्या है, हम मकबूलियत पर क्यों नहीं आते, हम कबूलियत पर क्यों आते हैं, हम मुक्तदरा की गुलामी से क्यों आते हैं, ये इनको सोचना पड़ेगा। तो मेरा नाज़रीन, मैं मुतवातिर कह रहा था कि बलूचिस्तान के हालात ख़राब हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारा नेशनल मीडिया ने इसको मुकम्मल ब्लैकआउट किए रखा, लेकिन हक़ाइक़ नहीं छुप सके। मैंने आपको पिछले कल के व्लॉग में भी आपको बताया था कि किस कदर गाड़ियाँ जली, किस कदर सरकारी अमलाक जली, किस कदर मतलब आज मुझे खुशी भी हुई कि BLA के मतलब एक उनकी एक कॉल पकड़ी गई है, उसमें कह रहे हैं कि जी हमारे 15 जो है वो लोग जो है वो मारे जा चुके हैं और इनका कोई एक उस्ताद है बशीर, वो जो है वो जख्मी है। जरा क्या कह रहे हैं, जरा मुलाहिजा फरमाइए। छोटी सी एक ऑडियो क्लिप है। कब्जा करने की कोशिश करें तो कमांडो नाजी या बसुरन्ना वजगन ने पदी मरोई मसक तुनंदाड़े लेवीज नासी सिपाही असे रिसालदार असे ओ नौराटियून और नना 15 फिदाई खल्लिंगानो और उस्ताद बशीर ने खबरदार दे कि वो बाज जख्मी है। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि मच बोलान में क्या हुआ होगा, किस तरह के मामला हुए होंगे,
किस तरह इन्होंने कब्जा करने की कोशिश की होगी, किस तरह इन्होंने मच जेल को तोड़ने की कोशिश की होगी, किस तरह मच जेल से अपने बंदे निकालने की कोशिश की होगी, किस तरह मच के थाने पर इन्होंने हमला किया होगा और किस तरह पूरे निजाम को इन्होंने एक डेड कर दिया होगा। तो ये चीज तो होनी थी फिर। और दूसरी तरफ इसकी कोई तस्दीक नहीं है। मैं कल से कह रहा हूं कि कोई तस्दीक नहीं है। बीएलए का तो हमें पता है, लेकिन बीएलए जो दावा कर रही है कि हमने 45 मुसल्लह अफवाज के जवानों को जाँ बहक किया है, उसकी कोई तस्दीक नहीं मिल रही। आज भी इलाके में इनके खुदकश बमबार मौजूद हैं, आज भी इलाका जो है वो इनके कंट्रोल में है। और आपने देखा होगा कि आज बाजोड़ NA8 वहां पर पीटीआई के उम्मीदवार रिहान ज़ेब जिनको गोली मार के जाँ बहक कर दिया गया। ये इंतखाबात किस तरफ जा रहे हैं, आखिर मामला क्या है? तो इन्हीं मामला को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन कमीशन ने कल दोपहर को 3 बजे एक बहुत बड़ी बैठक बुला ली है। इस बैठक में तमाम सूबों के जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो भी शिरकत करेंगे, वजीर दाखिला भी शिरकत करेगा, सेक्रेटरी दाखिला भी शिरकत करेगा, आईजीज भी शिरकत करेंगे और तमाम मुतल्लिका सूबों के चीफ सेक्रेटरीज भी शिरकत करेंगे, खुफिया इदारों के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। और इस बैठक में खास तौर पर बलूचिस्तान की सूरत हाल और फिर खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर अपना डिस्कस किया जाएगा और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि आया अपना बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात करवाना मुमकिन है भी कि नहीं है। नाज़रीन, ऐसी र्यूमर्स हैं, मैं आपको कोई कंफर्म नहीं कर रहा, मैं कोई अफवाह भी नहीं फैला रहा, मैं कोई दहशत फैलाने की भी कोशिश नहीं कर रहा और दहशत फैलनी भी नहीं चाहिए। ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए कि जिससे इंतखाबात में कोई ताखीर हो, क्योंकि इंतखाबात का इनेकाद बहुत जरूरी है। इंतखाबात का इनेकाद होगा तो पार्लिमानी इदारे मजबूत होंगे, अगर पार्लिमानी इदारे मजबूत होंगे तो जमहूरियत मजबूत होगी, जमहूरियत मजबूत होगी तो जमहूर मजबूत होगी। तो हम हर सूरत में चाहते हैं कि इंतखाबात का इनेकाद हो, लेकिन गुज़िश्ता रोज जिस तरह मच में जो कुछ पेश आया, जिस तरह बाजोड़ में पेश आया, जिस तरह से अगली रात जो है वो बाजोड़ के ही कोई इलाका था, वहां पर जिस तरह के मामला हुए, जिस तरह सिक्योरिटी एजेंट अपना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पर हमले किए गए और जिस तरह अटैक किए गए और जिस तरह काउंटर किया गया, ये भी अपने आप में एक माना खेज है। तो इसलिए कल जो इलेक्शन कमीशन की बैठक है, उस बैठक में बहुत बड़ा फैसला मुतवक्का है, बहुत बड़ा फैसला आ सकता है। इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ा फैसला कर सकता है और इलेक्शन कमीशन ये डिसाइड करेगा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का क्या करना है। अगर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इलेक्शन नहीं होते तो फिर सिंध और पंजाब के इलेक्शन की क्या हैसियत रहेगी, इसके हवाले से भी गौर किया जाएगा। लेकिन इस वक्त तक मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ माफ कीजिएगा कि वजीर दाखिला, सेक्रेटरी दाखिला, खुफिया इदारों के सरबराहान, आईजीज, ये सब हमें पता है कि क्या कहेंगे और ये वही कहेंगे जो पिछले कुछ अरसे से हम सब सुनते आ रहे हैं कि ये सब कुछ इस मामला को इस मकाम तक एक मंसूबाबंदी के तहत लाया गया है, एक मंसूबाबंदी के तहत लाया गया है। अब यहां से उनको नतायज चाहिए। तो बहरहाल और कुछ नहीं होगा, तकरीबन कोई 40-50 अरब रुपए पाकिस्तान के ठुक जाएंगे और कुछ नहीं होगा। जो बैलेट पेपर्स और ये जो चीजें छप रही हैं इलेक्शन कमीशन में, सब पैसा गया और फिर जो इलेक्शन ड्यूटीज हैं, वो जो ट्रेनिंग्स हुई, वो तकरीबन मोर देन 35 बिलियन रुपीज ठुक जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो इसलिए इस मरहले पर ये कानून नाफिज करने वाले इदारों की ये प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अमन व अमान के क़याम को लाजमी बनाएं, हर तरह के इकदाम करें ताकि पुरअमन इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन हो सके। कहीं ऐसा ना हो कि हालात किसी और तरफ जो है वो हो जाए। तो इसलिए देखते हैं कि कल इलेक्शन कमीशन क्या फैसला कर सकता है। लेकिन र्यूमर्स हैं, तस्दीक नहीं है, र्यूमर्स हैं कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का इल्तिवा चाहता है और अगर ये चाहता है तो ये इलेक्शन कमीशन की सबसे बड़ी भूल होगी, ये सबसे बड़ी गलती होगी। इलेक्शन कमीशन को ऐसा गैर आईनी कदम नहीं उठाना चाहिए और कतई तौर पर नहीं उठाना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।